जिनको बोलना था वो सब बोल चुके हैं। जिनको पढ़ना है अब उनकी बारी है। ये दोनों पद बहुत महत्वपूर्ण है। राष्ट्र निर्माण, सवाल खड़ा भी हुआ, क्या है राष्ट्र, था नहीं क्या, है नहीं क्या। इस देश में राष्ट्र कभी प्रश्न का हिस्सा नहीं रहा है, आज भी नहीं है। लेकिन जब हम थोड़ा दूर से होकर के देखते हैं, जैसा विदेशी यात्रियों ने भारत को देखा था, वैसा जब देखते हैं तो राष्ट्र निर्माण का प्रश्न खड़ा होता है। कैसे होती है गलती, इसको समझें तो 26 जनवरी 1930 को भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में जवाहरलाल नेहरू जी भारत के राष्ट्रपति बने थे और भारत की समग्र आजादी का, भारत राष्ट्र की समग्र आजादी का संकल्प लिया गया था। वही नेहरू जी 15 अगस्त 1947 को जब भारत के प्रधानमंत्री के रूप में राष्ट्र को संबोधित करते हैं तो कहते वी आर नेशन इन मेकिंग। अब ये छोटा सा सवाल है, राष्ट्र था नहीं तो राष्ट्रपति हुए कैसे थे? क्या वो झूठ था? क्या वो असत्य था? क्या इस देश की जनता को बहलाने फुसलाने की कोशिश थी? क्या दूसरा सत्य है या दूसरा झूठ है? वस्तुतः दोनों सत्य हैं। राष्ट्र है और राष्ट्र कोई जड़ इमारत नहीं है। राष्ट्र प्राणमय, चैतन्य, चिति शक्ति संपन्न, अन्नम ब्रह्म से लेकर के आनंदम ब्रह्म तक जो पंचकोश है, उन पंचकोशों से समन्वित अवधारणा है। इसलिए निर्मित भी निरंतर होती रहती है। वैसे ही जैसे मनुष्य अपने को रोज बनाता है, मनुष्य कोई एक दिन में परफेक्ट हो जाएगा, परफेक्शन आ जाएगा, पूर्णता को प्राप्त कर लेगा, ऐसा होता नहीं है। ऐसा होता है तो फिर वो मनुष्य नहीं होता है, फिर उसे किसी और नाम रूप ईश्वर तक कह सकते हैं, लेकिन पूर्णता की प्राप्ति का निरंतर का जो यत्न है मनुष्य होने का ही। हम जिस राष्ट्र में रहते हैं, इस राष्ट्र का जो चिरंतन सत्य था, लक्ष्य था, वही था मनुर्भव मनुर्भव मनुर्भव। इस राष्ट्र के लोगों ने सोचा यही था कि मनुष्य बनाना है, मनुष्य बनाना है, और कैसा मनुष्य बनाना है। यह विषय आदरणीय क्रांति चतुर्वेदी जी ने शुरू में ही इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट की अवधारणा से खड़ा किया था। भारत की परंपरा में यह नहीं रहा है। भारत जिस राष्ट्र की निर्मित की निरंतरता है और जिसमें मीडिया की भूमिका देखनी है, वह आधारभूत ढांचा तो है, लेकिन आधारभूत ढांचा साधकतम कारण नहीं है। कभी कभी बाधा भी है। बाधा है, छांदोग्योपनिषद में कथा आई है, देवर्षि नारद, हम उन्हें प्रथम पत्रकार, संवाददाता, संवाद मीडिया पर्सन के रूप में जानते भी हैं, इसलिए उन्हीं से शुरू कर रहा हूं। सनक सनत कुमार के पास गए, उन्होंने कहा भगवान मैं शब्दविद हूं लेकिन अर्थविद नहीं हूं, मंत्रविद नहीं हूं, इसलिए मैं अशांत हूं, मुझे शांति दीजिए। सनक कुमार ने, चाहे देवर्षि कह रहे हैं तो जरूर कोई गहरी बात, उन्होंने कहा कि आप शब्दविद हैं तो क्या क्या पढ़ा है आपने, ये तो बताइए। 37 सब्जेक्ट्स की सूची बता रहे हैं। आज भी पूरी दुनिया का ज्ञान कमोबेश थोड़े परिवर्तन के साथ, नाम परिवर्तन के साथ, उसी में समाहित है। उसमें चिकित्सा विज्ञान भी है, उसमें धातु विज्ञान भी है, उसमें वस्त्र विज्ञान भी है, उसमें उस काल की जो ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग हो सकती हो वो भी है, उसमें वैमानिकी भी है। त्रयी और पुराण तो है ही। लेकिन ये सब जानता हूं पर मुझे शांति नहीं है। शांति है क्या
ये तो पता हो। अभी ध्यान हम लोगों ने किया था तो हम अपने को जानने की कोशिश करते हैं, ये नाम हमारा है, नहीं है, हम नाम है, नहीं है, किसी ने दिया है, ये रूप है, नहीं मेरा नहीं है, या तो हम आईने में देखते हैं या दूसरे लोग देखते हैं जिसको मैं देख ही नहीं सकता, वो मेरा कैसे हो सकता है। लेकिन मैं तो कोई चीज हूं, जो मैं हूं वह इस नाम रूप को धारण करता हुआ है, और नाम रूप के धारण करने से के साथ हमारा जो ऐसा सातत्य बन गया है कि मैं इस नाम रूप का स्वामी हूं, मैं अंगी हूं, ये अंग है, ये मुझे पता ही नहीं चलता है, इसलिए पीछे जाना पड़ता है। इसलिए इन ब्रैकेट्स को तोड़ करके, नाम रूप के, व्यवसाय के, वर्ण जाति भाषा, इनके बंधनों को तोड़ करके, इनके ब्रैकेट्स को तोड़ करके मुझे अपने को जानना पड़ता है। राष्ट्रीय निर्माण के संदर्भ में मीडिया की भूमिका को भी इस संदर्भ में समझना पड़ेगा। मीडिया पिछले 200 वर्षों में लगातार बदला है, हर 20 वर्ष बाद मीडिया में परिवर्तन आया है। हिंदी पत्रकारिता का इतिहास जिस उदंत मार्तंड से शुरू होता है और जिसका ध्येय वाक्य था सकल हिंदुस्तानियों के हित के हेतु नहीं था, हेत था। अब वो समझना है वो कहां लिखा जा रहा था, वो बंगाल में लिखा जा रहा था, जहां की पूरी जनसंख्या को वहां 2 भागों में बांटा गया था, कुछ बंगाली थे और कुछ हिंदुस्तानी थे। इसलिए उदंत मार्तंड जब तक छपता रहा तो उसमें प्रतापगढ़ जिले की, उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले की, सुल्तानपुर जिले की, बनारस की, मिर्जापुर की, प्रयाग की खबरें छपती थी। कलकत्ता नगर के बाहर की खबर कलकत्ता में छपने वाला बंगाल का कोई समाचार नहीं छापता। अब हिंदुस्तान की उनकी एक दृष्टि थी। हिंदुस्तान की एक दृष्टि काला कांकर के नरेश रामपाल सिंह और मदन मोहन मालवीय के बीच थी। दोनों की उस दृष्टि में टकराव हुआ और मालवीय जी ने हिंदुस्तान की संपादकी छोड़ दी। मालवीय जी के हिंदुस्तान की दृष्टि संपूर्ण भारत था, हिमालय पर से लेकर के हिंदू सरोवर पर्वत तक जो राष्ट्र है वो हिंदुस्तान है। हिंदुकुश से लेकर के और खासी हिल्स तक जो फैला हुआ है वो हिंदुस्तान है। राजा रामपाल सिंह सकल हिंदुस्तानियों के हित वाले हिंदुस्तान से आगे नहीं बढ़ पा रहे थे और उसके कारण दोनों के आचरण में भी अंतर आया था। व्यक्तिगत जीवन का आचरण राष्ट्रीय जीवन का चित्र और राष्ट्रीय जीवन का आदर्श बनाता है, प्रभावित करता है। श्रीमान ब्रह्मा कुमार कोमल जी ने बड़ी साफ शब्दों में इस बात को कहा भी कि हम प्रोफेशन में हैं, नौकरी में हैं, तो क्या हम वही लिखेंगे पूरा का पूरा? मालिक क्या कहता है? सर्कुलेशन बढ़ना चाहता है। मालिक क्या चाहता है? टीआरपी बढ़नी चाहिए। वो कहता है थोड़ा झुक के चलो। हम इतनी गति के साथ आए कि झुक के चलने के बजाय हम रेंग के चलने लगे। वो झुक के चलना कहता है, वो टीढ़े रास्ते कहता है, वो सीधे रास्ते कहता है, वो रास्ता तो नहीं बताता है कि टीआरपी ऐसे बढ़ा। वो कहता है कि हमको तो सर्कुलेशन चाहिए, तो हमको तो एडवर्टीजमेंट चाहिए, हमको तो टीआरपी चाहिए, क्योंकि हमने पूंजी लगाई है, हमको पैसा चाहिए। अब प्रोफेशन के रूप में विकसित हुआ है और बिजनेस के रूप में विकसित हुआ है, तो वो लाभ पर तो आधारित है। ये बात सही है कि आज की पत्रकारिता, आज का मीडिया मिशन नहीं है, लेकिन एम्बिशन भी कितना होगा। मुझे एक बात और शेयर करनी है। रूप मर्डोक की भारत यात्रा आप सबको याद होगी। तब तक अपने पास एक ही चैनल हुआ करता था, 2 हिस्से में बट गया था। दूरदर्शन के 2-3 हिस्से बने थे। दुनिया भर में सूचना क्रांति हो रही थी। रूप मर्डोक का संसार उस समय मीडिया के क्षेत्र में सबसे बड़ा संसार था।
न्यू मीडिया के ना आने के कारण से ऑर्गेनाइज्ड मीडिया का जो स्वरूप था उसमें वही था। भारत आया था, भारत के पत्रकारों ने उनसे जो सवाल किया था, जर्नलिस्ट ने जो सवाल किया था, मैं वो कहूंगा कि आपका व्यवसाय, आपके चैनल यहां कैसे चलेंगे, क्योंकि यहां के पाठक की, यहां के दर्शक की रुचि और प्रवृत्ति उसमें नहीं है जो आप दिखाते हो, जो आप चलाते हो। रूप मर्डोक ने कहा था हम रुचि पैदा कर लेंगे। तब से लेकर के आज तक के 30 वर्षों के इस कालखंड का विचार किया जाए तो क्या रूप मर्डोक सत्य नहीं साबित हुआ है? क्या संस्कृति निर्माण के, राष्ट्र निर्माण के, राष्ट्रीय चरित्र के निर्माण के, व्यक्ति निर्माण के साधन के रूप में जिन संचार माध्यमों को समझा गया है, वो संचार माध्यम आज अपसंस्कृति निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले घटक के रूप में नहीं आए हैं? और ये अकेले अकेले में तो नहीं हुआ होगा। तीस 40 वर्षों के अंदर प्रिंट मीडिया का इतिहास देखें, और जो थर्ड पेज पंजाब केसरी से शुरू होता है और अंत में फ्रंट पेज के रूप में देश भर के अखबारों में बदल जाता है, तो बदला किसने? आप आस्वाद को जब समाज का बदलेंगे, धीरे धीरे बदलेंगे, तो अंततः वह आस्वाद और अधिक की मांग करता हुआ है, क्योंकि सेचुरेशन हो जाता है ना। तीखा खाने की आदत हो तो हर 2-4 महीने बाद मिर्च की मात्रा थोड़ी हमारी बढ़ती ही है। गर्म चाय पीने की ही आदत हो तो वर्षानुवर्ष हो जाता है, हमारी चाय की प्याली के खत्म होने का टाइम कम होने लगता है। तो यह ऑडियो विजुअल का संसार जो एक प्रकार का नए संसार की सृष्टि करता है, उसमें जो हम बदलते हैं धीरे धीरे, तो मनुष्य की इच्छाओं का, उसकी दमित वासनाओं का संसार भी बढ़ता जाता है। और सहज है कि मनुष्य की कामनाओं का, इच्छाओं का, वासनाओं का व्यापार कर लिया जाए। कठिन है कि मनुष्य के सद्गुणों का, उसके मूल्य का व्यापार किया जाए। इसलिए सचेत हस्तक्षेप की जरूरत होती है। और मूल्य दो प्रकार के होते हैं, लेकिन दोनों मूल्य एक ही प्रकार से पहचाने जा सकते हैं। मूल्य वही है जो संपूर्त करता है, मूल्य वही है जो संतुष्टि देता है। अर्थशास्त्र में भी वही मूल्य है और हमारे संचार शास्त्र में भी वही मूल्य है। मूल्य वही है अंततः जो तुष्ट करता है, यानी शांति देता है। जो बेचैनी देगा, जो ग्रीड को उत्पन्न करेगा, जो आपस में युद्ध को उत्पन्न करेगा, एक दूसरे से छीनने की कोशिश को उत्पन्न करेगा, वह मूल्य नहीं हो सकता। इसलिए भारतीय परंपरा में बहुत बड़ी भौतिक उन्नति, उससे बड़ी कल्पना नहीं की जा सकती है। सोने की श्रीलंका से बड़ी कल्पना नहीं हो सकती है। दरो दीवार भी जिसके सोने की थी, उस दुनिया के सारे आधुनिक तकनीक से संपन्न जो साम्राज्य था, उतना शोषण दुनिया के अन्य राष्ट्रों का यूएसए नहीं कर पा रहा है जितना लंका कर रहा था उस समय। दुनिया भर के ऋषियों और आचार्यों के रक्त के शुल्क से लंका स्वर्णमयी हो रही थी। लेकिन कानून व्यवस्था भी अच्छी ही रही होगी। इतना व्यापार और इतना संसाधन तभी इकट्ठा होता है जब कानून व्यवस्था अच्छा हो। यानी कानून व्यवस्था भी कोई कारण नहीं बन सकता है किसी राष्ट्र की दृष्टि से। लेकिन वह इस देश में शासन का आदर्श नहीं रही। शासन का आदर्श तो राम राज रहा है, जो अयोध्या की समृद्धि के सामने टिकता नहीं है।
अब जनसंचार माध्यमों को जब वो राज्य केंद्रित राष्ट्र की अवधारणा को सोच रहे हैं तो किस प्रकार का सोच रहे हैं उसका तो सामने उदाहरण है। हम अपनी परंपरा से काट करके जब समझने की कोशिश करते हैं तो कहीं टिक नहीं पाते हैं। आज प्रश्न इस बात का जरूर है और रास्ता वही है। दीदी ने अपने आशीर्वचन में ही स्पष्ट रूप से कहा था कि मनुष्य को जोड़ेंगे राष्ट्र जुटेगा, मनुष्य को बनाएंगे राष्ट्र बनेगा। भारत की सनातन परंपरा इसी आधार पर राष्ट्रीयता के निर्माण की बात करती है। यह राष्ट्र भौतिक उपलब्धियों से बनता तो नहीं है, लेकिन भौतिक उपलब्धियों की उपेक्षा करके चलता भी नहीं है। लेकिन भौतिक उपलब्धियां मनुष्य की आध्यात्मिक उपलब्धियों में बाधक नहीं साधक होनी चाहिए। इस प्रकार की चर्चा भी संचार माध्यमों में आ रही है क्या? यह सही बात है कि आज के संचार माध्यम जन शिक्षण के सबसे बड़े माध्यम है, मनुष्य के मन मानस के निर्माण के सबसे बड़े माध्यम है। वो देश भर में मूल्यों के लिए, आध्यात्मिकता के लिए, मनुष्य के बेहतर जीवन के लिए काम करने वाले सभी संगठनों, सभी व्यक्तियों, सभी महानुभावों, आचार्यों, सिद्धों, संतों सबको जोड़ दिया जाए तो भी अगर उनको मीडिया का अवलंबन प्राप्त नहीं होगा तो वह मीडिया के द्वारा जो अपसंस्कृति हवाओं में तैरते हुए एयर चैनल, एयरवेव्स के रूप में आ रही है, उसका सामना कर सकने की क्षमता नहीं है। अब दूसरा प्रश्न है, आख्यान का है, उसको उसी रूप में रहेंगे कि एनोलॉजी, एक कहानी बता रहा हूं मैं आपको समझने के लिए। भारत की परंपरा में जब ब्राह्मण का पतन होता है तो बीच में कहीं नहीं रुकता, वो क्षत्रिय वैश्य शूद्र वगैरह होकर के रुकता नहीं है। हायरार्की समझे तो है, वो हायरार्की है नहीं, लेकिन मैं सिर्फ समझाने के लिए कह रहा हूं। वो पतन होता है तो सीधे राक्षस होता है। इसलिए सप्तर्षियों में से एक पुलत्स्य का पौत्र, ग्रैंडसन रावण राक्षस हो जाता है। इसीलिए राजर्षि अग्रसेन का पुत्र कंस राक्षस हो जाता है, क्योंकि पतन नीचे जाकर के रुकता नहीं है। जिनके ऊपर जिम्मेदारी ज्यादा है वो जरा सा भी स्खलित होते हैं, जरा से भी फिसलते हैं तो वो पतन समाज के लिए विपदाकारी होता है। इसलिए यह भी कहा जा सकता है कि सर्वत्र तो मूल्यों का क्षरण हुआ है, मीडिया में हुआ तो क्या हो गया। अब इसको दूसरे एनोलॉजी से समझने की कोशिश करें। घर है हमारा, यह संपूर्ण राष्ट्र हमारा घर है। इसमें रसोई घर है, इसमें शौचालय भी होगा, इसमें स्नानागार भी होगा, इसमें स्टोर रूम भी होगा, इसमें एक छोटा सा पूजा घर भी होगा। तो हम अपने घर में क्या देखते हैं? कहीं थोड़ी गंदगी बर्दाश्त हो जाएगी, पूजा घर में गंदगी बर्दाश्त नहीं होती है। संचार माध्यमों के माध्यम से जो स्वरूप प्रस्तुत हो रहा है वो वही स्वरूप प्रस्तुत हो रहा है जैसा चित्त वृत्ति हमारी पूजा घर के अंदर जाकर के बनती है। हम दुनिया को किस नजर से देखते हैं? तो जो चैनलों से आ रहा है उसकी नजर से देख रहे हैं, जो अखबार में रोज सवेरे पढ़ रहे हैं, दिन भर के लिए हम अपनी चित्तवृत्ति को उसके आधार पर बना रहे हैं। गांधी जी की भी चर्चा आई थी, गांधी जी ने अखबारों की बड़ी प्रशंसा भी की थी, लेकिन वो कहते थे ये अखबारों में जो समाचार छपते हैं ये किसी सैनिटरी इंस्पेक्टर की रिपोर्ट है, क्योंकि इनको सर्वत्र गंदगी दिखाई देता है। यहां अपराध हो गया, यहां चोरी हो गई, वगैरह वगैरह। ये गांधी के कालखंड की पत्रकारिता पर ये सवाल गांधी के खड़े हो रहे हैं। कह रहे सवेरे तो अखबार छपना ही नहीं चाहिए, अखबार शाम को छपने चाहिए, दोपहर के बाद छपने चाहिए। यह उस कालखंड की भी समस्या है। नारद जैसे संवाददाता के सामने समस्या है, जानता सब है लेकिन शांति नहीं है।
अब जब खुद शांत नहीं है तो बेचैन व्यक्ति जब सूचनाएं को पहुंचाएगा तो उन सूचनाओं के पैकेट में अपने मन की बेचैनी भी तो छोड़ेगा ही। हम सब नारद को उसी रूप में जानते भी हैं कि जहां गए और थोड़ी देर टिक गए वहां कुछ अशांति की परिस्थितियां पैदा करके निकले थे। प्रश्न आज इस बात का है कि जब, और यह वो कालखंड है जब मीडिया, जब संचार माध्यम समूचे समाज कोई निर्मित के मूल कारक के रूप में नहीं थे। आज चर्चा आई रही थी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विकास के बाद और विशेष करके कोरोना की परिस्थितियों ने जो दुनिया देखी है, उस कोरोना की परिस्थितियों में प्रिंट मीडिया भी दूसरे हिस्से में आई, वो सॉफ्ट प्रिंटिंग के टेक्नोलॉजी के आधार पर ही चल रही है और सबने उस क्षेत्र में, सारी की सारी प्रिंट मीडिया ने उस क्षेत्र में छलांग लगाई। कक्षाएं बदली, पढ़ाने के साधन बदले, मनुष्य की निर्मित के रूप में पूरा का पूरा मीडियम बदल गया है। मीडियम बदला है, हम समझ रहे हैं कि मीडिया बदली है, मीडिया नहीं बदली है, मीडियम बदला है। मीडियम बदला है और हमारा मोड ऑफ प्रेजेंटेशन बदला है। मोड ऑफ प्रेजेंटेशन बदलने के कारण से मीडिया ने अपना स्वभाव बदला है। उसको तो वहीं खड़ा होना पड़ेगा। प्रोफेशन है लेकिन मिशन भी है। और मिशन है तो उसका चित्र भी होना चाहिए। अन्यथा संस्कृत में एक सूक्ति आती है, मैं बार बार दोहराता हूं, विनायकम प्रकुर्वाण रचयामास वानरम। एक कोई मूर्तिकार है, मूर्ति बनाना चाहता है गणेश की, लेकिन उसके पास गणेश के चित्र की कल्पना नहीं है, इसलिए बंदर की मूर्ति बना देता है। मीडिया की अगर राष्ट्र निर्माण में भूमिका बढ़ी है, व्यक्ति निर्माण में भूमिका बढ़ी है, समाज निर्माण में भूमिका बढ़ी है और पूरी दुनिया में बढ़ी है, एक एक खबर पूरी दुनिया को किस तरह से प्रभावित करती है, पिछले 5-7 वर्षों में हमने इसको देखा है। हमने देखा है कि इस मीडिया की ताकत के कारण से किस प्रकार से किसी एक पत्रकार के पीछे दुनिया की सरकारें पड़ती हैं, उसको रोकने की कोशिश होती है। यानी मीडिया की ताकत तो बढ़ी है, लेकिन यह ताकत कैसी होगी? ताकत तो रावण के पास भी थी। अपने लोगों का, अपने मीडिया हाउस का, अपने साम्राज्य के लोगों का तो बेहतर कर ही रहा था। श्रीलंका में थोड़ी कोई दुखी था, श्रीलंका में कोई भूखा भी नहीं था, कोई गरीब भी नहीं था। वो एक ऐसा राज्य था जिसमें कोई निरीक्षर भी नहीं था, क्योंकि राजा ही उस काल का सबसे ज्ञानी व्यक्तित्व था। लेकिन मूल्याधिष्ठित जीवन न होने के कारण, मूल्याधिष्ठित व्यवस्था न होने के कारण, मूल्यानुगामी चिंतन न होने के कारण से वह अपने भी नाश का कारण बना। जो मूल्यों को छोड़ करके समाज, व्यवस्था, व्यवसाय आगे बढ़ते हैं, वो सब अंततः इसी गति को प्राप्त करते हैं। ये तो काल की निश्चित नियति है। मनुष्य ही है जो काल की निश्चित नियति को बदल सकता है। और अगर मनुष्य सचेत है, मनुष्य संस्कारित है, मनुष्य संकल्पों वाला है, तो वह निश्चित ही बदल सकता है। संचार माध्यमों में काम करने वाले लोग इस श्रेणी के लोग हैं। अब यह प्रश्न जरूर आता है कि यह होगा कैसे, शुरू कहां से होगा? पाठक आज कुछ चाहता है, जो चाहता है वो नहीं परोसेंगे तो वो अब नहीं पढ़ेगा, उसकी एक रुचि बन गई है। जैसे रुचि एक दिन में नहीं बनी है, वैसे इस रुचि का परिवर्तन भी एक दिन में करने के तर्क के आधार पर यही चलाना हमारी मजबूरी है, यह ठीक नहीं है। कोई कोना तो अच्छी बातों का हो। वैसे इंदौर से निकलने वाले अधिकांश अखबारों में
कुछ अच्छी बातों के कोने हैं, यह कम जगहों पर है। तो कोई कोना तो एक अच्छी बात का हो और उस कोने का निरंतर विस्तार हो। सिर्फ एक कोना लेआउट में तय कर देने से और उसमें कुछ भी भर देने से नहीं होगा। संपादक गण जानते हैं कि साहित्य सृजन की भी जो अवधारणाएं आई हैं, इस प्रकार का नया सृजन हो रहा है, वो भी मूल्यों से दूर आया हुआ है, तो उनको सामग्री की भी समस्या है। अब यह समस्या कोई नई समस्या नहीं है। मैं आपको सिर्फ एक उदाहरण देकर के बात को पूरा करूंगा। कल्याण नामक पत्रिका के बारे में हम सबको मालूम है, ज्यादा दिन नहीं हुआ, 1926 से मात्र निकल रही है। अभी 100 वर्ष भी उसके पूरे नहीं हुए हैं। बहुत सारे अखबार हैं अपने 200 वर्ष मना रहे हैं इस वर्ष। लेकिन कुल 10 वर्षों के प्रकाशन के बाद उस पत्रिका की 1 लाख प्रतियां छपनी प्रारंभ हुई थी। आज भी 1967 तक जो छपा है वही फिर छाप करके वो पूरा प्रेस चल रहा है। सभी इंतजार कर रहे थे। संपूर्ण भारत उसमें लिखने के लिए भी लालायित रहता था। यहां से भी मूल्यानुगत मीडिया का एक पत्रिका निकल रही है। क्या उसको उस प्रकार का सपोर्ट भारत के अंदर प्राप्त हो रहा है? उसकी तैयारियां हो रही हैं क्या? वो एक दिन में नहीं हुआ था। गांधी जी भी लिखने के लिए उसमें लालायित रहते थे, उसमें मालवीय जी भी लिखने के लिए लालायित रहते थे, उसमें तो पंडित जवाहरलाल नेहरू भी हिंदू संस्कृति की श्रेष्ठ विशेषताओं पर लिखा करते थे। राजगोपालाचारी ने भी उसमें भारत की एकात्म राष्ट्रीयता का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। और राष्ट्रीय भक्ति पूरित राष्ट्रीयता की पत्रकारिता हो सकती है, संस्कृति और आध्यात्मिकता के आधार पर भारत की राष्ट्रीयता को समझा जा सकता है, इसका उदाहरण उस पत्रिका ने, एक पत्रिका ने प्रस्तुत किया। हिंदी की दृष्टि से तो कहें दुनिया भर में हिंदी के लिए उसने जितना काम किया उतना हम सब लोग मिलकर के नहीं कर सके, आज तक नहीं कर सके। लेकिन वो होता है थोड़ा जिद करने से। रावण की तरह, नारद की तरह खोजना तो पड़ेगा कि सब जानता हूं, सब है हमारे पास, लेकिन शांति नहीं है। अब ये शांति कहां से मिलेगी? ये शांति तो अंतर झांकने से मिलेगी। हम क्या, जो हम होना चाहते हैं वही दूसरे को बनाना चाहते हैं। सिर्फ इतना जान लें, हम होना कुछ और चाहते हैं, दूसरों को बनाना कुछ और चाहते हैं। इस प्रकार की बेईमानी का जीवन हमें जीना चाहिए क्या? प्रश्न वही आया कि रात की नींद का प्रश्न है। हम जिस परंपरा में हैं उस परंपरा में एक बात कही जाती है कि हमें दिन में ऐसा काम करना चाहिए कि रात को अच्छी नींद आ सके, दुश्चिंताओं में न रहे। और हमारे रात की पूरी चर्या इस प्रकार की होनी चाहिए कि दिन के उजाले में किसी भी आदमी के आंख में आंख डाल करके बात करने में हमें संकोच न हो। आज दुनिया भर में सभी व्यवसाय उल्टे हो गए। वो रात में ही काम करते हैं और दिन में किसी के आंख में आंख डाल करके बात करने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि दुनिया 24 घंटे की हो गई है। सब सूरज कहीं ना कहीं तो अंधेरे में रहता है। चलो उस समय वहां की बात कर लेते हैं, वहां का काम कर लेते हैं। हमने देखा क्या? हमने उजाला देखा या अंधेरा देखा? हमने प्रसारित किसको किया है? हम कौन सा राष्ट्र बनाने की बात कर रहे थे? अगर 1947 में भारत आजाद हुआ था तो 1947 तक राष्ट्र निर्माण का कोई सपना तो देखा था लोगों ने। कोई सपना तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने देखा था कि एक डिप्टी कलेक्टर कलकत्ता विश्वविद्यालय का प्रथम बैच का स्नातक, 9 स्नातक निकले थे जिसमें से एक डिप्टी कलेक्टर का बेटा
बंग दर्शन पत्रिका निकालता है, वंदे मातरम गीत उसमें लिखता है, बाद में भारत की आजादी के लिए उपन्यास लिखता है, वंदे मातरम गीत को उसमें ले आता है। कुछ सपना देख के किया होगा, कोई सपना तो देखा होगा। एक सन्यासी से निकला तो था वो वेदांत का प्रचार करने के लिए रामकृष्ण परमहंस के साथ, और वो कुछ ही दिन में कहता है कि भारत की आजादी के लिए लड़ाई लड़नी है, भारत माता राष्ट्र देवी है, भारत राष्ट्र देव है, व्यर्थ के देवी देवताओं की उपासना बंद करनी चाहिए, केवल भारत माता की आराधना करनी चाहिए। अपनी ज्ञान के लिए निकला हुआ अरविंद कहता है कि जो जगत जननी है वही भारत माता है, जो भारत माता है वही जगत जननी दुर्मा है, भवानी और भारत माता में कोई अंतर नहीं है। कोई तो कारण रहा होगा कि ये जो परंपरा, जिस परंपरा में बैठ करके हम चर्चा कर रहे हैं, इस परंपरा ने भी तो स्वयं को जानने, स्वयं को पहचानने, अपनी मुक्ति के यत्न के साथ प्रारंभ किया था। लेकिन वैश्विक मुक्ति, प्राणी मात्र के दुखों को दूर करने के लिए उसके अंदर योग्यता अर्जित करने और योग्य होने के बाद उसे भी अपनी मुक्ति के पहले अन्यों के दुख को दूर करने की प्रेरणा की व्यवस्था निर्मित की है। कोई तो बात रही होगी कि इस देश में परथन गायंती देवा किल गानी धन्यास्तुते भारत भूमि भागे, वहां क्यों कह रहे हैं भारत वर्षम कर्म क्षेत्रम, यहां कर्म कर सकते हैं इसलिए। और कर्म तो निष्काम ही करना पड़ेगा, सकाम कर्म को जो है वो बंधनों का कष्ट में डालने वाला ही कर्म कहा जाता है। जो सकाम हुआ वो दुख तो पाता ही है। तो मीडिया के क्षेत्र में जब चर्चा हो रही है राष्ट्र निर्माण के संदर्भ में, तो नहीं हो सकता है इस नोट के साथ तो नहीं शुरू होना चाहिए। मीडिया अच्छी थी, मीडिया अच्छी है, मीडिया अच्छी रहेगी। है क्या कि लक्ष्य बदला है, जो लक्ष्य तय किया वो लक्ष्य पूरा हो रहा है। मदन मोहन मालवीय ने लीडर निकालते समय कल्पना थोड़ी की होगी कि कई कई 100 करोड़ के टर्नओवर के अखबार निकलेंगे। जिस आदमी को अपने अखबार निकालने के लिए अपनी पत्नी के जेवर बेचने पड़े थे और अपनी पत्नी को समझाया था कि लीडर हमारा बेटा ही है, क्या बेटा बीमार पड़ गया होता तो तुम अपने जेवरों की चिंता करती? इसलिए हमारा बेटा है, बीमार पड़ गया है, इसको जरूरत है तो जेवर बेच करके हम इसके स्वास्थ्य की रक्षा करेंगे। ऐसा आज करने की जरूरत नहीं है। भारत तो सर्वत्र बढ़ा है। पर बढ़ने की दिशा और उसके परिणाम का मूल्यांकन तो होना ही चाहिए। हम विश्वगुरु होने वाले हैं, लेकिन विश्वगुरु कैसे वाले होने वाले हैं, मीडिया को इस पर भी चर्चा करनी चाहिए। विश्वगुरु होंगे इसको तो कोई रोक नहीं सकता है। ये भारत के 4-5 करोड़ लोग मिलकर के कर लेंगे विश्वगुरु, लेकिन 140 करोड़ का क्या होगा? भारत दुनिया का सबसे अधिक निरक्षरों के देश के रूप में विश्वगुरु होगा, भारत सबसे अधिक गरीब लोगों के देश के रूप में विश्वगुरु होगा, भारत सर्वाधिक अपराध वाले देश के रूप में विश्वगुरु होगा। विश्वगुरु तो होगा। दुनिया हमसे विज्ञान लेगी, तकनीक लेगी, दुनिया हमसे व्यापार करेगी, दुनिया हमारी ताकत पर चलेगी। ये दुनिया के बड़े बड़े राष्ट्र आज और कल परसों में कह रहे थे। ये रसिया में भी कही जा रही है बात, ये चाइना में भी कही जा रही है और अमेरिका में कही जा रही है। एक हफ्ते के अंदर ये कहा गया, क्योंकि भारत का व्याप और भारत की जो विशाल मानव संपदा है उसके पीछे कारण है। लेकिन यह मानव संपदा केवल संसाधन बनेगी कि वास्तव में दैवी संपत्ति का साधन बनेगी। संपूर्ण हम इस विश्व को जिस बात की कल्पना कर रहे थे कि भारत का जागना, भारत का जागृत होना, यानी संपूर्ण विश्व को दैवी संपत्ति से युक्त करना है, यह तो तब होगा जब मीडिया बदलेगी संकल्पपूर्वक। और मीडिया एक साथ तो पूरी बदलने वाली नहीं है, वो तो व्यक्ति परिवर्तन से ही होगा। मीडिया में जो व्यक्ति है वो बदलेंगे तो मीडिया बदलेगी। राष्ट्र जिस प्रकार व्यक्ति परिवर्तन से होगा, राष्ट्र की निर्मिति मनुष्य निर्मिति से होगी। मनुष्य निर्मिति का तात्पर्य क्या है? बहुत ताकतवर मनुष्य, बहुत ज्ञानी मनुष्य। तो उदाहरण दिया था कि वो ताकतवर और ज्ञानी लोगों ने क्या क्या किया है।
वस्तुतः मनुष्य वही जो समाज के अंतिम आदमी का चित्र सामने रख करके अपना जीवन व्यवहार करता है। वैसा मनुष्य बनाना है तो मीडिया को भी अपने को स्वस्थ रखते हुए, उसकी भी समृद्धि तो होनी चाहिए, प्रोफेशन है तो वो तो होना चाहिए, लेकिन मिशन भी है, तो मिशन का लक्ष्य कौन है? समाज का अंतिम आदमी है क्या? उस समाज के अंतिम आदमी को रखते हुए, सामाजिक अभिरुचियों का ख्याल करते हुए, वैश्विक आवश्यकता का मूल्यांकन करते हुए और यह ध्यान रखते हुए कि भोजन में चटनी स्वाद बढ़ाने के लिए होती है, लेकिन बढ़ते बढ़ते आदत खराब हो जाए चटपटा खाने की और केवल चाट को ही अगर हम प्रातःकालीन जलपान से रात्रि भोजन तक भोजन बना लें तो स्वास्थ्य तो खराब होने वाला है। ये मीडिया जो परोस रही है वो आज चाट की दशा में आ गया है, और जब स्वास्थ्य खराब होगा तो मीडिया के प्रति अभी तो अविश्वास आया है। अभी चैनल में देख करके, सामने देख करके विश्वास नहीं होता है कि जो दिखाया जा रहा है वैसा ही है। सामने बोल रहे व्यक्ति के अर्थ नहीं समझ में आते हैं कि जो वो कह रहा है वही कह रहा है। इस प्रकार का विश्वास जो आया है अंततः यह नकार में न परिवर्तित हो, इसलिए मीडिया के स्वास्थ्य और मीडिया की समृद्धि के लिए भी आवश्यक है कि भारत के स्वास्थ्य, भारत की समृद्धि, मनुष्य के स्वास्थ्य, मनुष्य की समृद्धि, उसके गुणात्मक मूल्यात्मक अभिवृद्धि के साथ वो जुटे, और उसके लिए निश्चित रूप से ब्रह्मा कुमारीज के परिसर में आना, उस पर चर्चा करना और निरंतर करते रहने से परिवर्तन तो आएगा, बदल तो आएगी। मैं गोपाल दास नीरज की एक कविता से अपनी बात को खत्म करूंगा। जागते रहिए, जमाने को जगाते रहिए, मेरी आवाज में अपनी आवाज को मिलाते रहिए, अजी हो जाएगा प्यार भी रफ्ता रफ्ता, अभी दिल न मिले तो नजरें तो मिलाते रहिए। हम समय के सच के साथ नजरें मिला करके संवाद करेंगे तो परिवर्तन आएगा। इस अनुरोध के साथ अपनी बात को